दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप जानते हैं कि आपके इस चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। इसके प्लेलिस्ट में लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो है और जिसमें पूरे टीजीटी और पीजीटी के कोर्स को कवर करने का कोशिश किया गया है और लगभग हो भी चुका है। बीच बीच में मैं कुछ ऐसा भी कंटेंट देता रहता हूं कि जो आपके परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और मेरी कोशिश ये है कि 2022 का जो एग्ज़ाम है वो आपकी मुट्ठी में हो और इसके लिए आप परिश्रम तो कर रहे हैं। मैं भी जो कुछ भी मेरे पास है ज्ञान उसको मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। आप तैयारी करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और निस्संदेह सफलता आपके मुट्ठी में होगी। खुद पर भरोसा करिए। इस समय हम लोगों का जो श्रृंखला चल रहा है, उपन्यासों का श्रृंखला चल रहा है। उपन्यास, उसके प्रकाशन वर्ष और उसका विषय वस्तु ये चल रहा है, क्योंकि परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न को देख करके अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि इस समय परीक्षा में उपन्यासों के विषय वस्तु पर भी फोकस किया जा रहा है, उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए उसके विषय वस्तु पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग कुछ उपन्यासकारों के उपन्यास और उसके विषय वस्तु को देखते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं मंजूर एहतेशाम। मंजूर एहतेशाम का जो उपन्यास है, उन उपन्यासों के बारे में कुछ पढ़ते हैं। इनका एक उपन्यास है कुछ दिन और, जो 1976 में प्रकाशित हुआ था और ये पति पत्नी के संबंध पर आधारित। इसका विषय वस्तु क्या है? पति पत्नी के आधार पर है ये। सूखा बरगद इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये 1986 का है, जो हिंदू मुस्लिम समस्या का संवेदनात्मक चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है। दास्तान ए लापता इनका अगला उपन्यास है, जो 1995 का है और इसमें इंसानियत के लापता होने की नियति का चित्रण किया गया है। मतलब इंसानियत कैसे लापता हो रही है, कैसे इंसानियत का ह्रास हो रहा है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। सूखा बरगद में हिंदू मुस्लिम समस्या का संवेदनात्मक चित्रण इसमें किया गया, ना हिंदू मुस्लिम समस्या के संदर्भ में है और कुछ दिन और पति पत्नी के संबंध पर आधारित है। ठीक है ना। इनका अगला जो उपन्यास है बशारत मंजिल। बशारत मंजिल जो है यह 2004 की रचना है। ठीक है ना। और ये मुस्लिम समाज के अंतर्विरोध का चित्रण इसमें किया गया है। बशारत मंजिल में मुस्लिम समाज के अंतर्विरोध का चित्रण किया गया है। कुछ और चीज़ें देख लीजिए। मंजूर एहतेशाम ने मदरसा और पहर ढलते शीर्षक 2 उपन्यास और लिखा है। ठीक है ना। मदरसा और पहर ढलते 2 उपन्यास इन्होंने और लिखा है। ठीक है। तो इनके उपन्यासों का ये विषय वस्तु रहा है। अब आइए हम लोग अगले उपन्यासकार के बारे में जानते हैं, मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर जो हैं प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं और इनके जो उपन्यास कुछ इस तरह से हैं। देखिए, झुनिया। झुनिया इनका उपन्यास है, जो 1980 का है और ये बिहार के गांव का चित्रण इसमें किया गया है। इसका विषय वस्तु क्या है? बिहार के गांव का चित्रण इसमें किया गया है। इनका अगला उपन्यास है युद्ध स्थल। युद्ध स्थल में क्या किया गया है? यह उपन्यास है 1981 का और इसमें अंधविश्वासों और उसके विश्वासग्रस्त पिछड़ी मानसिकता के ग्रामीणों के भयावह जीवन का अंकन किया गया है। माने अंधविश्वासग्रस्त पिछड़ी मानसिकता के ग्रामीणों का भयावह जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो बार बार पूछा भी जाता है, प्रेम न बाड़ी उपजय। प्रेम न बाड़ी उपजय यह उपन्यास जो है 1995 का है और यह रुपेश और शकुंतला की प्रेम कथा और त्रासदी का अंकन इसमें किया गया। मतलब इसके जो अगर पात्र की बात अगर किया जाए कि प्रेम नबाड़ी उपजय के मुख्य पात्र कौन कौन हैं, तो वह हैं रुपेश और शकुंतला। इनके प्रेम कहानी का जो त्रासदी है उसी के बारे में चित्रण यहाँ किया गया है। इनका अगला उपन्यास है यह अंत नहीं। ये 2000 का उपन्यास है, सन 2000 का, और ये समकालीन बिहार के गांव का यथार्थ चित्रण इसमें भी किया गया है। सुरंग में सुबह बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, पूछा भी जाता है, 2003 का है और यह समकालीन राजनीति के घिनौने चेहरों का अंकन इसमें किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, माटी कहे कुम्हार से। माटी कहे कुम्हार से 2006 की रचना है
और इसमें दलित वर्ग की त्रासदी और लोकतंत्र की असलियत का चित्रण किया गया है। ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कौन कौन बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है मिथिलेश्वर जी का। अब देखिए, इसमें आप तैयार कर लें। सबसे पहले माटी कहे कुम्हार से 2006 की रचना है। सुरंग में सुबह 2003 की है। प्रेम न बाड़ी उपजे, यह इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है ना। पानी बीच मीन प्यासी, यह भी इनकी एक रचना है। हालांकि इनका और डिटेल नहीं पता है, मतलब कब प्रकाशित हुआ था और इसका विषय वस्तु क्या है, लेकिन पानी बीच मीन प्यासी यह भी पूछा जा सकता है। अगर ये पूछा जाए कि उपन्यास किसका है तो आपका ये होना चाहिए कि मिथिलेश्वर का है। अगला उपन्यासकार हैं वीरेंद्र जैन, जो समकालीन उपन्यासकारों में काफ़ी प्रतिष्ठा पाए हुए हैं। ठीक है ना। तो इनकी जो उपन्यास है और उसका विषय वस्तु देखिए। सुरेखा पर्व 1978 का है, विषय वस्तु नहीं पता है। अनातीत 1983 का है। प्रतीक एक जीवनी, यह 1983 का ये भी है। ठीक है ना। इन तीनों के अभी विषय वस्तु के बारे में कुछ विशेष तथ्य नहीं है। शब्दबद्ध, शब्दबद्ध जो है यह 1983 की रचना है और ये प्रकाशन जगत में व्याप्त अनाचारों एवं प्रतिभा के शोषण पर आधारित है ये। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट वीरेंद्र जैन का पूछा भी जा चुका है इसके पहले टीजीटी की परीक्षा में, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सबसे बड़ा सिपहिया, सबसे बड़ा सिपहिया 1988 की रचना है और इसमें पुलिस तंत्र के क्रूर अमानवीयता का चित्रण इसमें किया गया। क्या किया गया है? पुलिस तंत्र के क्रूर अमानवीयता का चित्रण किया गया है। अगला इनका उपन्यास है डूब। क्या है? डूब। यह 1991 का है। इसमें मध्य प्रदेश के पिछड़ी पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण किया गया है। ठीक है ना। पार इनका उपन्यास है 1994 का है। ये डूब उपन्यास का विस्तार है। मतलब ये पूछा जाए कि डूब उपन्यास का विस्तार निम्न में कौन सा उपन्यास है तो पार होगा। ठीक है ना। पंचनामा, पंचनामा जो है 1996 का उपन्यास है। यह आश्रमों के छद्म और उसमें पनपते भ्रष्टाचार का उद्घाटन किया गया है। आश्रम में जो एक तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है उसी के बारे में चित्रण किया गया पंचनामा में। तो इसमें देखिए इनका सबसे महत्वपूर्ण जो है कि सबसे बड़ा सिपहिया है, डूब है और पंचनामा है। ये आप देख सकते हैं इसको। आगे देखिए श्रवण गोस्वामी, यह एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। देखिए इनके उपन्यासों को, और ये पूछा जाने वाला उपन्यास है। ठीक है ना। जंगल तंत्रम, जंगल तंत्रम ये 1979 का है। इसमें लोकतंत्र की असलियत का चित्रण किया गया है। लोकतंत्र की असलियत का चित्रण किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेतु 1981 का है। भारत बनाम इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। भारत बनाम इंडिया, इसमें समकालीन भारत के गांवों की पीड़ा का वर्णन किया गया है। माने भारत में और इंडिया में क्या फर्क है, क्या अंतर है, यानी भारत के गांवों की पीड़ा क्या है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि गांव जो है भारत का प्रतीक है और जो शहर है, ये जो शहर में बढ़ती जो आधुनिकता और पाश्चात्य सभ्यता का जो ये चलन चल रहा है, यह इंडिया का प्रतीक है। तो इसका मतलब वर्णन इसमें किया गया है। आइए अगला उपन्यास है इनका दर्पण झूठ न बोले, बहुत महत्वपूर्ण है। दर्पण झूठ न बोले, यह 1983 की रचना है। इसमें समकालीन समाज में फैले आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण किया गया है। राव केतु इनका उपन्यास है 1984 का। और देखिए ऐसे उपन्यास पूछे जाते हैं क्योंकि जो थोड़ा सा कुछ नाम भी अजीब तरह का होता है ना, ध्यान रखिएगा। जो एक तरह से बहुत ज़्यादा चर्चित उपन्यासकार नहीं है। पिछले टीजीटी 2021 की परीक्षा में ऐसे नए लेखकों के, नए नहीं कहा जा सकता, मतलब जैसे कि जिनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तथ्यों के बारे में, ऐसे लेखकों की रचनाओं को उठाया गया था। तो यह देखिएगा जंगल तंत्रम, भारत बनाम इंडिया, राव केतु, दर्पण झूठ न बोले, मेरे मरने के बाद, ये सब ऐसे उपन्यास हैं जो कि वास्तव में पूछे जाने योग्य हैं और इसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा, तैयार रखना पड़ेगा। मेरे मरने के बाद 1985 की रचना है और हिंदी लेखक की नीयत का चित्रण इसमें किया गया है। हिंदी लेखकों की नीयत जो क्या है इसका चित्रण किया गया है। चक्रव्यूह इनका उपन्यास है 1988 का है
और इसका विषय वस्तु बहुत शानदार है। विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन इसमें किया गया है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। आदमखोर देखिए 1992 का है। एक टुकड़ा सच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 का है। हस्तक्षेप 2002 का है। कहानी एक नेताजी की 2005 का है। मतलब ये कि आप ध्यान रखिएगा कि श्रवण कुमार गोस्वामी के जो उपन्यास हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये पूछे जाने योग्य इनके उपन्यास हैं। जान लीजिए, जंगल तंत्रम, भारत बनाम इंडिया, दर्पण झूठ न बोले, राहु केतु, मेरे मरने के बाद, चक्रव्यूह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसकी विषय वस्तु को भी ध्यान रखिएगा कि चक्रव्यूह में क्या है। तो अगर चक्रव्यूह में विषय वस्तु बिल्कुल अलग हट करके यहाँ दे रहा है, देखिए चक्रव्यूह ऐसा नहीं लग रहा है विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का चित्रण किया गया होगा, लेकिन यहाँ ऐसा दे देगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी जो कि किस्सागो के रूप में, मतलब ये किस्सा जैसे, मतलब जो कुछ उपन्यास या जो कुछ भी लिखते हैं तो लगता है कि हाँ ये कुछ किस्सा तरह के तरह से, कुछ किस्सा मतलब किस्सा और कहानी में अंतर ये है कि मतलब कुछ ऐसा कि कुछ किंवदंतियाँ या फिर दंत कथाएँ उसमें ज़्यादा रहती हैं, इस तरह का कुछ होता है। मतलब जिसे यूँ कहा जाए कि गप टाइप का जो होता है वो सब चीज़ें होती हैं। तो इनके उपन्यास देखिए, कुरकुर स्वाहा, ये 1980 का है। यह बम्बई महानगर की फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण इसमें किया गया है। कुरकुर स्वाहा में क्या चित्रण किया गया है? बम्बई महानगर की फिल्म जगत की यथार्थ का चित्रण। कश्यप, इसका अर्थ क्या होता है? कश्यप का अर्थ होता है क्या जाने, कश्यप का अर्थ होता है क्या जाने। यह 1987 का है। यह एक प्रेम कथा है, ठीक है ना। हरक्यूलिस की हैरानी, यह जो है इनका उपन्यास, यह 1994 का है। कब का है? 1994 का। इसमें कुमायूं गढ़वाली क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण किया गया है। टाटा प्रोफेसर, ये 1995 का है। एक स्कूल के शिक्षक के व्यंग चित्र का अंकन किया गया है। हमजाद, इनका उपन्यास है 1996 का। बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण इसमें किया गया है। क्याप, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसका मतलब होता है अजीब। कुरकुर स्वाहा, कश्यप और क्याप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्याप का मतलब होता है अजीब, कश्यप का मतलब होता है क्या जाने। तो क्याप में जो 2001 की रचना है, ये कुर्मांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी है। कुर्मांचल के वाल्मीकि नगर जो है वहाँ की कहानी इसमें चित्रित किया गया है। कौन हूँ मैं, ठीक है ना, कौन हूँ मैं, यह इनका उपन्यास है, 2006 का है। और इसमें प्रसिद्ध भुवाल सन्याल के केस पर आधारित है। भुवाल सन्याल का जो केस है, इसके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन भुवाल सन्याल के केस पर आधारित यह है कि मैं कौन हूँ मैं। सुरेंद्र वर्मा बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अंधेरे से परे, इनका उपन्यास है 1980 का। मुझे चांद चाहिए, कई बार पूछा भी जा चुका है परीक्षाओं में। दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, ये 98 का रचना है। ये इनके जो है कि बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक 12-13-14 मिनट की वीडियो में 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जो कि आपके परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो, तो समझिए कि आपका परिश्रम और मेरा परिश्रम और आपका पढ़ाई एक तरह से परिपूर्ण हो गया। क्योंकि हर एक वीडियो से अगर आपको एक एक दो दो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न अगर मिल जाए, तो उसी का कलेक्शन आपको परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो जाएगा और वो आपको पार घाट लगा ही देगा। मेरी कोशिश भी यही है। ये ठीक है, इसमें जितने भी तथ्य दिए गए हैं सभी बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब जो अचर्चित रचनाएं हैं या अचर्चित लेखक, अचर्चित मेरे कहने तात्पर्य एक मतलब जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन कहते नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इनके बारे में जल्दी नहीं पूछता है, चलो छोड़ो। जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, जो काफ़ी चर्चित हैं, उनके रचनाओं को हम पढ़ें, लेकिन पिछड़ा परीक्षा सबको हिला करके रख दिया है, ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से हमको तैयारी आपकी करवानी पड़ रही है। तो इसलिए जो भी है आप उसको बढ़िया से पढ़िए, और जो इम्पोर्टेंट उसको तो मैं बता ही देता हूँ, उस पर विशेष फोकस कर लीजिए। बस इतना ही करना है और निरंतर मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह से चैनल के साथ आपका प्यार दुलार बना रहे। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ से PDF प्राप्त करना है, तो इसका तो नहीं, लेकिन जो PDF मैं खुद बनाता हूँ उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रह रहा हूँ, और वहाँ से आपको इस वीडियोस का लिंक भी, या जो वीडियोज मैं बनाता हूँ उसका, इसके पहले बहुत सारा वीडियोज है उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
इसके साथ और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक सीधे मैं डाल दिया हूँ कि आप उस लिंक पर जाइए, सीधे प्लेलिस्ट को खुलेगा और वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बाद ज़रा सा सर्च कर लीजिए, उसमें कुछ लिंक्स उसको देख लीजिए। और यहाँ से अगर आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि उसको आप उस चैनल पर चले जाइए और वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना? आज इतना ही। अगर आप निरंतर यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा मेहनत कुछ सार्थक लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।